बेटा हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में। टैक्सेशन में हमारा चैप्टर चल रहा था कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में हम लोग अभी टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन 3 का पार्ट ए करेंगे। एक्चुअली टेक्स्ट बुक में इस इलस्ट्रेशन के पार्ट्स दिए हुए हैं 3, तो मैंने क्या किया, तीनों पार्ट्स को मर्ज कर दिया जब एक पूरा अच्छा एक क्वेश्चन बना सकूं। तो मैंने तीनों पार्ट्स को अलग अलग को मर्ज कर दिया और एक ही क्वेश्चन बना दिया, राइट। तो अच्छी तरह समझ में आएगा, पार्ट्स पार्ट्स में समझ में नहीं आएगा। ये इलस्ट्रेशन 3A है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा प्रीवियस ईयर 2019-20 है। ये आपको पता होना चाहिए हमेशा। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, हमारा प्रीवियस ईयर 2019-20 है और हमारा असेसमेंट ईयर जो है वो है 2020-21। ये हमारा असेसमेंट ईयर है। ऑब्वियसली कोई भी इनकम टैक्स ईयर, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पे खत्म होता है। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर है 2019-20 और असेसमेंट ईयर है 2021। ये मैंने नीचे स्टेटमेंट में भी लिख के रखा है। चलो अब एक बार मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। An SSC had purchased a house property in the year 2006-7 for rupees 4,63,600। ठीक है, अब मैं सारी इंफॉर्मेशन शॉर्टकट में यहाँ पे साइड में वर्किंग नोट्स करके लिखते जाऊंगा, जैसे बाद में सब कुछ इजी हो हमारे लिए। वर्किंग नोट्स में मैं लिखते जाता हूँ कि हमने एक घर खरीदा, उसकी एक्चुअल कॉस्ट इन द ईयर 2006-7, इस घर की एक्चुअल कॉस्ट थी 463,600। 4,63,600 इस घर की एक्चुअल कॉस्ट थी, राइट। आगे बढ़े और क्या दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है एंड हैड सोल्ड इट फॉर रुपीज 40 लाख इन 2019-20। सीधी बात है, जो भी सेल की डेट होगी, जो भी सेल की डेट होगी वो हमेशा प्रीवियस ईयर की ही होगी, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की टैक्सेबल इनकम हमको फाइंड आउट करनी है। तो जो भी सेल की डेट होगी वो प्रीवियस ईयर की डेट होगी। ये 40 लाख सेलिंग प्राइस है, 40 लाख इस घर का सेलिंग प्राइस है। तो मैं यहाँ पे ऊपर ऊपर लिखूंगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में ये 40 लाख रुपीज हमको सबसे ऊपर चाहिए। ये 40 लाख रुपीज हमारा सेलिंग प्राइस है। अच्छा, सेल कब किया, सेल हमने ऑब्वियसली हमेशा सेल किया होगा ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। सेल हमने प्रीवियस ईयर में ही किया होगा, ओके। और आगे क्या दिया हुआ है, कंप्यूट द इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये जो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो मैं पूरी स्टेटमेंट बना के सॉल्व करूंगा ही। फिर इन लोगों ने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया है। इन शॉर्ट जो भी इन लोगों ने पूछा है वो मैं सॉल्व कर दूंगा। सेकंड पैराग्राफ में इन लोगों ने पूछा है, अज्यूम दैट इन द अबव इलस्ट्रेशन 3 द हाउस वाज एक्वायर्ड इन 2006-7 फॉर रुपीज 4,63,600। वो तो हमने लिखा, ये हमने 2006-7 का कॉस्ट प्राइस लिख दिया 463,600 एंड वाज अ हाउस विद कंस्ट्रक्शन ऑन ग्राउंड फ्लोर ओनली, मतलब इस घर में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था। एंड द एसएससी हैड कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट फ्लोर इन 2007-8 बाय इंकरिंग रुपीज 151,575, मतलब फर्स्ट फ्लोर बनवाया। कौन से साल में बनवाया, 2007-8 में हमारे एसएससी ने इस पे फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्शन किया। फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्शन किया उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बोलते हैं कि फर्स्ट फ्लोर बनवाया। अब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की अमाउंट मेरे को चाहिए, कितनी अमाउंट दी हुई है, ये वाली 151,575। तो 151,575 ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की अमाउंट, राइट। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिर लिखा हुआ है द इंडेक्स्ड कॉस्ट इन दिस केस विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। फिर मैंने वहां पे आधा पेज कट कर दिया। फिर वापस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इफ वी अज्यूम दैट द ट्रांसफर चार्जेस आर 2%, ट्रांसफर चार्जेस बोलो या सेलिंग एक्सपेंस बोलो, ऑफ ग्रॉस कंसिडरेशन। ग्रॉस कंसिडरेशन मतलब सेलिंग प्राइस। चलो ये भी मैं लिख देता हूं, ट्रांसफर चार्जेस मैं यहाँ पे ऊपर बीच में लिख देता हूं, ट्रांसफर चार्जेस या यू कैन से सेलिंग एक्सपेंसेस इज 2% ऑफ ग्रॉस कंसिडरेशन। ग्रॉस कंसिडरेशन मतलब ये जो सेलिंग प्राइस होता है ना 40 लाख, उसी को ग्रॉस कंसिडरेशन बोलते हैं। तो मेरे को चाहिए 40 लाख का 2%। 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100। 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100, तो ये आएगा 80,000 रुपीज। तो हमारा ट्रांसफर चार्जेस बोलो या सेलिंग एक्सपेंसेस बोलो, 80,000 रुपीज आएगा, राइट। अब मैंने सारी इंफॉर्मेशन एक छोटे से वर्किंग नोट में लिख दिया।
ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने एक छोटे से वर्किंग नोट में लिख दिया, ठीक है। मैं सबके बीच में एक एक लाइन छोड़ रहा हूं जिन्हें मैं अच्छी तरह समझा सकूं। अब ये जो सेलिंग प्राइस है 2019-20 का, मैं पूरा स्टेटमेंट भी बताऊंगा आपको, सुनते रहना। ये जो सेलिंग प्राइस है 2019-20 का, तो यहाँ पे मेरे को चाहिए इंडेक्स नंबर, यहाँ पे मेरे को इंडेक्स नंबर चाहिए कि 2019-20 का इंडेक्स नंबर प्रीवियस ईयर का क्या है। तो ये प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर है 289। ये 289 आपको एग्जाम में दिया हुआ होगा। ये जो प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर है 289, ये आपको क्वेश्चन में एग्जाम में दिया हुआ होगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे ट्रांसफर चार्जेस, इसमें कोई इंडेक्स नंबर की जरूरत नहीं है। एक्चुअल कॉस्ट 2006-07, एक्चुअल कॉस्ट मतलब हमने ये घर एक्चुअली में 2006-07 में खरीदा था 4,63,600 में, तब 2006-07 का इंडेक्स नंबर 122 था। ये 122 भी आपको एग्जाम में दिया हुआ होगा। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2007-08 का 151575, तो मेरे को 2007-08 का इंडेक्स नंबर चाहिए, तो इसका इंडेक्स नंबर होता है 129। ये भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन में दिया होगा। मेरे कहने का मतलब है ये 289, 122, 129 ये सब एग्जाम में दिया हुआ होगा। तो ये चार ही चीजें काम की होती है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एक्चुअल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है। अब देखो, अब आपको ये सारे इंडेक्स नंबर्स, हमारा पहला बेस ईयर इंडेक्स नंबर था 2001-2 जब इंडेक्स नंबर स्टार्ट हुए थे, तो पहले बेस ईयर का इंडेक्स नंबर है 100, फिर 6-7 का 122, 7-8 का 129 और 2019-20 का 289। ये सारे इंडेक्स नंबर आपको हमेशा एग्जाम में दिए हुए होंगे। अब स्टेटमेंट मैंने पहले से ही बना के रखी है, स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल गेन ऑफ, यहाँ पे एसएससी का नाम लिखना है, ये ऑफ के बाद आपको एसएससी का नाम लिखना है, ठीक है। अब फॉर्मेट स्टेटमेंट का, सबसे पहले स्टेटस इक्वल टू इंडिविजुअल, रिटर्न इक्वल टू ओरिजिनल, फिर राइट कॉर्नर में प्रीवियस ईयर 2019-20, असेसमेंट ईयर 2020-21, ये फॉर्मेट आपको पहले से ही बना के रखना है, ठीक है। नेम ऑफ द एसेट, कौन सा एसेट बेचा, तो यहाँ पे हमारे एसएससी ने बेचा हाउस प्रॉपर्टी, तो पहले आपको एसेट का नाम लिखना है हाउस प्रॉपर्टी। फिर सेलिंग प्राइस, यहाँ ट्रांसफर प्राइस या ग्रॉस कंसिडरेशन, उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला, फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का फॉर्मूला, फिर ए बी सी तीनों का टोटल करके सेलिंग प्राइस में माइनस करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फिर लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन डैश डैश, फिर टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इतना फॉर्मेट आपको पहले से ही बना के रखना है। फिर हर एक हेडिंग के बाद, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद दो लाइन छोड़ देनी है अमाउंट की कैलकुलेशन के लिए। अब सबसे पहले सेलिंग प्राइस, सबसे पहले हमारा सेलिंग प्राइस, यहाँ पे कोई भी डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, सिर्फ इनर कॉलम और आउटर कॉलम होता है, डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। तो सबसे पहले हमारा सेलिंग प्राइस था 40 लाख, आपको अगर याद हो, मैं अमाउंट दिखाऊं आपको, ये रहा सेलिंग प्राइस 40 लाख, राइट। फिर उसके बाद ट्रांसफर चार्जेस 80,000, तो मैं आंसर में जाके ट्रांसफर चार्जेस या सेलिंग एक्सपेंसेस फर्स्ट अमाउंट के कॉलम में लिखूंगा 80,000, फर्स्ट अमाउंट के कॉलम में 80,000। ओके, सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया। अब मेरे को चाहिए इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब जब भी आप लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालोगे तो यहाँ पे हमको चाहिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 व्हिचएवर इज मोर। ये रूल इस क्वेश्चन में गलत है, इस क्वेश्चन में मेरे को एक्चुअल कॉस्ट ही चाहिए। क्यों एक्चुअल कॉस्ट ही चाहिए? क्योंकि हम लोगों ने जो घर खरीदा था वो घर हम लोगों ने 1/4/2001 के बाद खरीदा। अगर हमने घर, कोई भी एसेट 1/4/2001 के बाद खरीदा है तो हमको एक्चुअल कॉस्ट ही चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू शुड बी इग्नोर्ड। वैसे तो इस क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ नहीं है, बट अगर हमने कोई भी एसेट 1/4/2001 के बाद खरीदा है तो हमको एक्चुअल कॉस्ट ही चाहिए। अच्छा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज मोर, ऐसा कब लेते हैं? ऐसा कब होता है कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज मोर, दोनों में से बड़ा वाला कब लेते हैं? जब हमने एसेट 1/4/2001 से पहले खरीदा हो। अगर हमने एसेट 1/4/2001 से पहले खरीदा है
तो कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज मोर। और अगर हमने घर या कोई भी एसेट 1/4/2001 के बाद खरीदा है तो सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट ही चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ हो तो भी इग्नोर करना। तो यहाँ पे मेरे को एक्चुअल कॉस्ट ही चाहिए क्योंकि हमने घर 2006-07 में खरीदा है। देखो ये घर हमने खरीदा था 2006-07 में, कितने का खरीदा था 463,600, क्योंकि हमने ये घर 1/4/2001 के बाद खरीदा है। ओके हम लोगों ने ये घर 1/4/2001 के बाद खरीदा है, मतलब हमने 2006-07 में खरीदा है, तो मेरे को एक्चुअल कॉस्ट ही चाहिए 463,600, फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए ही नहीं। फेयर मार्केट वैल्यू लेस हो या मोर हो नहीं चाहिए, क्योंकि हमने घर 1/4/2001 के बाद खरीदा है। ठीक है, तो ये 463,600 न्यूमरेटर में आएगा, ये 122 डिनोमिनेटर में आएगा और ये 289 ऊपर न्यूमरेटर में आएगा। मतलब हमारा आंसर ऐसे होगा 463,600 मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइडेड बाय 122। 463,600 एक्चुअल कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ सेल डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ परचेज। तो 463,600 मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइडेड बाय 122। इसका लॉजिक क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसका लॉजिक ये होता है कि 122 के सामने 463,600 तो 289 के सामने कितना, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है एक्चुअली, कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। देखो कि जब 2006-07 में इंडेक्स नंबर 122 था, ये पूरा चैप्टर महंगाई से इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, तो इसका लॉजिक ये होता है, मैं लॉजिक बता रहा हूं कि ये इंडेक्स नंबर कैसे बनते हैं। देखो लॉजिक ये है कि जब हमने 2006-07 में घर खरीदा था तब इंडेक्स नंबर 122 था, तो जब महंगाई 122 थी तो हमारे घर की कॉस्ट 463,600 थी। तो जब महंगाई 289 हो गई प्रीवियस ईयर में, तब घर का इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होना चाहिए। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है कि 122 के सामने 463,600 तो 289 के सामने कितना, ये हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 463,600 मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइडेड बाय 122, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप देखोगे आंसर में जाके मैं यही लिखूंगा 463,600, यहाँ पे मैं एक्चुअल कॉस्ट में लिखूंगा 463,600 मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ सेल 289 अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ परचेज 122। तो 463,600 हमारा एक्चुअल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ सेल डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ परचेज। तो यहाँ पे मेरा इंडेक्स टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा, तो इक्वल टू 463,400 इक्वल टू 463,400 मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइडेड बाय 122। तो ये आ गया 10,97,726 10,97,726, ये हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, उसका भी सेम यही फॉर्मूला होता है, फंडामेंटल पूरा यही होता है। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इसका भी लॉजिक यही है कि जब हमने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब फर्स्ट फ्लोर बनवाया था तब इंडेक्स नंबर 129 था। जब हमने फर्स्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शन करवाया था तब इंडेक्स नंबर 129 था, राइट। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है, ऐसे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो जिस साल में इंडेक्स नंबर 129 था तब हमने खर्चा 151,575 किया था, तो प्रीवियस ईयर में इंडेक्स नंबर 289 हो गया, तो इसका इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब महंगाई बढ़ बढ़ के कितना पैसा हुआ होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है 151,575 मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइडेड बाय 129, ऐसे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इंडेक्सेशन हो जाएगा 151,575 मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइडेड बाय 129। वन 575 मल्टीप्लाई बाय 289। अब ऐसा याद करो कि
न्यूमरेटर में तो हमेशा इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर ही आएगा 289 न्यूमरेटर में हमेशा इंडेक्स नंबर प्रीवियस ईयर का ही आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली हर साल जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रीवियस ईयर चेंज होगा, तो ऐसे याद रखो ऊपर तो हमेशा इंडेक्स नंबर प्रीवियस ईयर का ही आएगा, ठीक है। नीचे जिस साल में परचेज किया हो तो परचेज का इंडेक्स नंबर, जिस साल में इंप्रूवमेंट खर्चा कराया हो घर के ऊपर तो जिस साल में इंप्रूवमेंट किया हो तो इंप्रूवमेंट वाले साल का इंडेक्स नंबर, ठीक है। ये 463,600 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, ये 151,575 ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट था। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, इक्वल टू 151,575 मल्टीप्लाई 289 डिवाइडेड बाय 129 मल्टीप्लाई 289 डिवाइडेड बाय 129, ये आता है 339,575 मतलब 3,39,575। अब तीनों जो लेस वाले हैं उनका टोटल मैं कर दूंगा, तीनों जो लेस वाली अमाउंट है उनका टोटल मैं आउटर कॉलम में लेके जाऊंगा, इक्वल टू सम में मेरे को चाहिए टोटल एक 80,000, एक 109,726 और एक 339,575। मेरे को इन तीनों का टोटल चाहिए, तो इन तीनों का टोटल होता है 1517301। ये तीनों लेस वाली जो अमाउंट्स हैं उनका टोटल आ गया, तीनों लेस वाली अमाउंट्स का टोटल है 1517301। एबीसी का टोटल है ये, इसको 40 लाख में से माइनस कर देंगे। हमारा सेलिंग प्राइस था 40 लाख, ये सेलिंग प्राइस था हमारा 40 लाख, 40 लाख में से एबीसी तीनों का टोटल माइनस कर देंगे। $40 लाख में से एबीसी तीनों का टोटल माइनस कर देंगे, राइट। मैं बीच वाली लाइंस डिलीट कर रहा हूं जैसे आपको क्लियरली एक ही स्क्रीन पे देखे। तो 40 लाख में से ये 1517301 माइनस कर देंगे, इक्वल टू 40 लाख माइनस 1517301। तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 24,82,699। अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई एग्जम्पशन नहीं है, एग्जम्पशन 0 हो जाएगा। क्यों एग्जम्पशन नहीं है? क्योंकि हमने जो पुराना घर बेचा उसके सामने कोई नया घर या कोई नया प्रॉपर्टी या नया इन्वेस्टमेंट नहीं खरीदा है, तो एग्जम्पशन 0 होगा। एग्जम्पशन तभी मिलता है जब पुराना एसेट बेच के आपको नया खरीदो, तभी एग्जम्पशन मिलता है। तो इस क्वेश्चन में एग्जम्पशन नहीं है क्योंकि कुछ बताया हुआ नहीं है कि हमने नया क्या खरीदा, तो एग्जम्पशन 0 हो जाएगा। फिर टैक्सेबल कैसे निकालते हैं? 24,82,699 माइनस एग्जम्पशन, मतलब 24,82,699 में से जितना एग्जम्पशन है वो माइनस कर दो, बाकी टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 24,82,699, राइट। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं, 24,82,225। ओके, गलती हो रही है, देखें क्या गलती है। बेटा मेरी कैलकुलेशन में एक छोटा सा टाइपिंग एरर हो गया, इसलिए एक छोटी सी गलती हो गई। मैं बता दूं मेरा एरर क्या हो गया। जब मैंने ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाला तो इसके अंदर मेरे को लिखना था, यहाँ पे मेरे को लिखना था 463, मेरे को लिखना था 463,600, पर मैंने पहले भूल से लिखा था 463,400। अब मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, मैंने पहले भूल से लिखा था 463,400, पर ये एक्चुअली में है 463,600। अब सही हो गया। अब ये 1098,200 भी सही है। पहले मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन गलत लिखी थी, ये 463,600 सही आंसर है। 463,600 मल्टीप्लाई बाय 289 अपॉन 122। अब ये टोटल भी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया, मतलब इन तीनों का सम वो भी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। फिर 40 लाख में से 151,775 माइनस होगा, मतलब ये अमाउंट चेंज हो गई और ये भी चेंज हो गई, ये बी वाली अमाउंट भी चेंज हो गई और तीनों का टोटल भी चेंज हो गया। अब एकदम परफेक्ट है। फिर 40 लाख में से 151,775 माइनस करेंगे तो बाकी आएगा 24,82,225 माइनस 0, बाकी 24,82,225, राइट। अभी परफेक्ट है एकदम।
बी वाले की कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो गई थी नंबर टाइप करने में, अभी एकदम परफेक्ट है। तो मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, सब लोग देख के लिख लेना। ये वर्किंग नोट्स लिखना सारे। ये मेन स्टेटमेंट जिसकी मार्क्स हैं, ये वाली स्टेटमेंट अच्छी तरह बनाना। इंडेक्स नंबर्स 289, 122, 129 एग्जाम में दिए हुए होंगे। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये फाइनल आंसर। ठीक है, ध्यान रखना मेरे जैसी आप लोग कैलसी पे गलती नहीं करना, ये अच्छी तरह से कैलकुलेशन करना बेटा। मेरी यहाँ पे गलती हो गई थी, मैं फिर से बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे पहले भूल से 463 400 लिखा था, फिर करेक्ट करके मैंने इसको 463 600 कर दिया, तो ये भी सही आ गया, ये टोटल भी सही आ गया, और आगे का आंसर भी तब अभी सही है। ठीक है, लिखो सब लोग। लिखना शुरू करो बेटा।